हिटर नॉलेज बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारी ऐप भी प्ले स्टोर पर आ चुकी है। आप वहां से भी आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं और वहां पर बहुत सारी टेस्ट सीरीज तथा पीडीएफ्स जो हैं बुक्स के कंपटीशन एग्जाम के फ्री में अवेलेबल हैं। वहां से जाके भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं और बहुत सारी टेस्ट सीरीज लगभग 100 की संख्या में टेस्ट सीरीज हमारे ऐप पर भी ये उपलब्ध करा दी गई है। कल हम बेसिक्स फिटिंग्स में बहुत से पॉइंट को कवर किए थे, जैसे हमने कैलिपर्स पढ़ा था और अंत में जैनी कैलिपर को हम लोग देख रहे थे। जैनी कैलिपर के समाप्त होने के बाद अब हमारा अगला पॉइंट है टाइप्स ऑफ मार्किंग पंच। क्या है हमारा अगला पॉइंट? टाइप्स ऑफ मार्किंग पंच, यानी कि मार्किंग जो पंच होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। जो मार्किंग पंच हैं मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। हमारा सेंटर पंच हो गया, डॉट पंच हो गया, प्रिक पंच हो गया। आइए हम एक एक करके इनको हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? अस्थायी लेआउट हेतु विमाओं को निश्चित करने हेतु पंच का प्रयोग किया जाता है। पंच 2 प्रकार के होते हैं, यह है हमारा सेंटर पंच और प्रिक पंच। एक और पंच होता है, आप जानिएगा उसे भी, डॉट पंच, जो कि इसका एंगल पूछा जाए तो 60 डिग्री होता है। इसी में अगर प्रिक पंच को 2 प्रकार का बता दिया जाए, एक 30 डिग्री वाला और दूसरा 60 डिग्री वाला, तो 60 डिग्री वाला को हम डॉट पंच भी कहते हैं। इस प्रकार से भी आप इसे याद रख सकते हैं। आइए सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, सेंटर पंच क्या दिया हुआ है। सेंटर पंच का जो एंगल है वह 90 डिग्री का होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यह याद रखिएगा, ही बार बार परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सेंटर पंच से कि सेंटर पंच का जो नोक का कोण होता है वह कितना डिग्री होता है। इसके द्वारा बनाया गया जो चिन्ह होता है चौड़ा होता है और बहुत गहरा नहीं होता है। इस पंच का प्रयोग छिद्र की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, यानी कि जो हमारा छिद्र है उसकी स्थिति को स्पष्ट करने में होगा। चौड़ा पंच चिन्ह पर ड्रिल को शुरू करने के लिए ठीक ढंग से बैठाने की क्या होती है? आवश्यकता होती है या फिर सहायक होता है। यहाँ पर देखिए, यह जो पंच आपको दिखाई दे रहा है फिगर नंबर 1 में, सबसे पहला वाला आपका सेंटर पंच है। कौन सा है? सेंटर पंच है। और यहाँ पर देखिए आपको प्रिक पंच दिखाया गया है, यानी कि प्रिक पंच जो है 2 एंगल्स में दिखाया गया है, एक 30 डिग्री एक 60 डिग्री। ये वाला तो 60 डिग्री वाले को हम डॉट पंच भी कहते हैं। कौन सा पंच कहते हैं? डॉट पंच भी कहते हैं। 30 डिग्री वाले जो हमारा प्रिक पंच होता है उसका उपयोग डिवाइडर के पॉइंट को सही करने के लिए हम करते हैं, तथा 60 डिग्री वाले प्रिक पंच का उपयोग विटनेस मार्किंग यानी कि साक्षी निशान में किया जाता है। अब यहाँ पर आइए देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है पहले ही लाइन में, प्रिक पंच जो होता है 30 डिग्री और 60 डिग्री के कोण वाला होता है। 30 डिग्री वाले प्रिक पंच का उपयोग विभाजक, यानी कि विभाजक का तात्पर्य क्या होता है? डिवाइडर की स्थिति को स्थिति में करने के लिए हल्के पंचन चिन्हन हेतु होता है और विभाजक की टांगों को ठीक से बैठ जाएगी। और 60 डिग्री प्रिक पंच वाले का उपयोग विटनेस मार्किंग को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। यानी कि आपको क्या याद रखना है? सबसे पहली प्रमुख बातें हैं इसमें, प्रिक पंच 2 प्रकार का, 30 डिग्री वाला और 60 डिग्री वाला। 30 डिग्री वाला किसके लिए? डिवाइडर के दोनों टांगों को सही करने के लिए इस्तेमाल होता है। और 60 डिग्री वाले का उपयोग जो विटनेस मार्किंग यानी कि साक्षी निशान बनाने के लिए किया जाता है। यह तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और सेंटर पंच का एंगल आपको मैंने बता ही दिया 90 डिग्री होता है और इसका जो उपयोग होता है छिद्र की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। और चौड़ा पंच चिन्ह पर ड्रिल को शुरू करने से पहले ठीक ढंग से बैठाने में क्या होता है? यह सहायक होता है। यानी कि यह हमारा कौन सा पॉइंट था? पंच का पॉइंट था, जिसमें हमने 2 मुख्यतः पंच देखे, सेंटर पंच और प्रिक पंच। अगला हमारा है हैमर, यानी कि हैमर का मतलब क्या होता है? हैमर का तात्पर्य हथौड़ा, यानी कि हैमर को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? हथौड़ा बोलते हैं। यह एक प्रकार का स्ट्राइकिंग टूल होता है। कौन सा टूल होता है? स्ट्राइकिंग टूल होता है।
यह हमारा कई प्रकार के होते हैं, जैसे बॉल पिन हो गया, क्रॉस पिन हो गया, स्ट्रेट पिन हो गया, अन्य प्रकार के और भी हथौड़े होते हैं, जैसे मैलेट हो गया, शाफ्ट वाले हो गए, क्ला हैमर हो गया। यह सभी हमारे हथौड़े के प्रकार होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है हथौड़े का वर्गीकरण हम कैसे करते हैं, यह सभी प्रमुख बातों को और कहाँ कहाँ किस हथौड़े का उपयोग किया जाता है, इन बातों को हम एक एक करके देखेंगे। देखिए, इंजीनियरिंग हथौड़ा एक दस्त औजार है। दस्त औजार का तात्पर्य होता है यह एक हमारा हैंड टूल है, यानी कहने का मतलब दस्त औजार का मतलब एक हैंड टूल है जिसका प्रयोग निम्न कार्य करते समय प्रहार के लिए स्ट्राइकिंग हेतु किया जाता है। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, एक प्रकार का स्ट्राइकिंग टूल है, यानी कि प्रहार करने हेतु, स्ट्राइकिंग हेतु किया जाता है। अगर मान लीजिए हमें पंचिंग करना है, बेंडिंग करना है, स्ट्रेटनिंग करना है, चिपिंग करना है, फोर्जिंग करना है, रिवेटिंग करना है, तो इस सभी कार्यों में क्या उपयोग होगा, हैमर का उपयोग होगा, यानी कि हथौड़े का उपयोग होगा। यानी कि हमें पंचिंग की क्रिया करनी है, बेंडिंग यानी बंकन की क्रिया करनी है, स्ट्रेटनिंग यानी कि सीधा करना है, या फिर चिपिंग करना है, फोर्जिंग करना है, रिवेटिंग करना है। आज सभी प्रकार की संक्रियाओं के लिए क्या जरूरी है, हम हथौड़े का हम उपयोग करते हैं। हथौड़े के मुख्य पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? हथौड़े का मुख्य शीर्ष भाग हत्था होता है, मुख्य भाग, मुख्य शीर्ष जो होता है उसे हम हेड बोलते हैं, तथा इसमें क्या लगा होता है, हत्था लगा होता है। अभी हम एक एक पार्ट करके इसको देखेंगे आगे। अब यहाँ पर देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या लिखी गई है कि शीर्ष हेड ड्राप फोर्ज कार्बन इस्पात के बनाए जाते हैं, यानी कि जो उसका हेड होता है वह ड्राप फोर्ज्ड कार्बन स्टील का बना होगा। किसका बना होगा? ड्राफ्ट फोर्ज्ड कार्बन स्टील का बना होगा। यह बात आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि उसका जो शीर्ष है, हेड है, वो कैसे बना होगा? ड्राफ्ट फोर्ज कार्बन स्टील द्वारा बना रहेगा, जबकि लकड़ी के हत्थे के झटके को बर्दाश्त करने के योग्य बनाया जाता है, यानी कि वो झटके को क्या करे, एब्जॉर्ब कर सके और हमें झटका ना लगे, नहीं तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होगा और हमारा सर क्या होगा, फूट जाएगा। अब आगे देखते हैं हथौड़े के अंग जो होते हैं निम्नलिखित होते हैं, जैसे फलक हुआ, पिन हुआ, चीक हुआ। अभी हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला हमारा फेस है, यानी कि फेस का हिंदी क्या दिया हुआ है, यानी कि फलक दे रहा है। फेस मीन्स फलक, फलक यानी कि चोट मारने वाला हिस्सा होता है, यानी कि जहाँ से हम प्रहार करेंगे उसी हिस्से को हम क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं। किनारों पर गड्ढा ना हो इसलिए फलक को क्या करते हैं, थोड़ा सा बढ़ाकर बनाया जाता है। क्या करेंगे, थोड़ा सा इसे बढ़ाकर हम बनाते हैं। यहाँ पर देखिए अभिनी हथौड़ा है, इसके सबसे प्रमुख पार्ट कौन कौन से होते हैं? यही हमारा एक नंबर क्या होता है, फेस होता है। एक नंबर क्या होगा, फेस होगा। दूसरा हमारा पिन हो जाएगा, तीसरा हमारा चीक हो जाएगा, चौथा हमारा आई होल हो जाएगा, आई होल हो गया, और यह हमारी हैंडल हो गई। क्या हो गई, हैंडल हो गई। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि एक नंबर क्या है, यही हमारा क्या है, फेस है। एक नंबर, दो नंबर हमारा पिन है, इसी के आधार पर यह बाल के आकार का है, इसीलिए हम इसे बाल पिन हैमर बोलेंगे। तीसरा आई होल है, आई होल का जो आकार होता है ओवल शेप का होता है, यानी कि अंडाकार होता है। हथौड़े का वजन इसके चीक पे लिखा होता है, यानी कि यह हमारा जो चीक है यहाँ पे हथौड़े का वजन लिखा रहेगा। और सबसे पीछे हमारा क्या लगा हुआ है, हैंडल लगा हुआ है। अब देखते हैं इसका पिन जो है, शीर्ष का दूसरा सिरा क्या है, यानी कि जो शीर्ष है उसी का दूसरा सिरा क्या कहलाता है, यह शीर्ष हो गया, इसका दूसरा सिरा या शीर्ष है, इसका दूसरा सिरा क्या कहलाता है, पिन कहलाता है। इसका उपयोग आकार व स्वरूप देने के लिए किया जाता है, जिसे रिवेटन मोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों में किया जाता है। यानी कि कोई अगर हमें शेप देना है तो उसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अब शेप के आधार पर, यानी कि पिन के आधार पर हमारा बाल पिन होता है, क्रॉस पिन होता है, स्ट्रेट पिन होता है। कौन कौन सा पिन होता है, बाल पिन, क्रॉस पिन और स्ट्रेट पिन। फलक एवं पिन को, यानी कि उसके फेस और पिन को क्या कर देते हैं, हार्ड कर देते हैं। यहाँ पर देखिए आप ध्यानपूर्वक, सबसे पहला हमारा कौन सा है, फिगर या देखिए यह हथौड़े के दिखाए गए हैं।
हमारा बॉल पिन हो गया। यह देखिए यह इससे कैसे दिखाई दे रहा है, क्रॉस में दिखाई दे रहा है, तो क्रॉस पिन हैमर हो गया। यह हाई होल के बिल्कुल सीध में है तो हमारा क्या हो जाएगा, बॉल क्रॉस पिन हैमर हो गया। और हमारा एक तीसरा क्या होता है, स्ट्रेट पिन हैमर इसे हम बोलेंगे, यानी कि सीधा पिन हैमर इसे बोलेंगे क्रम से। सबसे पहला आप देख लीजिएगा ध्यानपूर्वक, ऊपर क्या बना हुआ है, बॉल बना हुआ है, इसके आधार पर इसे हम बॉल पिन हैमर बोलेंगे। यह देखिए यह आपका आई होल है, आई होल के यह क्रॉस में दिखाई दे रहा है इस प्रकार से, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस पिन हैमर हो जाएगा। आई होल के यह देखिए यह पॉइंट बिल्कुल सीध में है, तो इसलिए यह कौन सा हमारा हैमर हो जाएगा, आपका स्ट्रेट पिन हैमर यानी कि सीधा पिन हैमर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं चीक क्या कर रहा है। चीक में, चीक हथौड़ी के शीर्ष का मध्य भाग होता है, बिल्कुल ठीक है, हमने आपको दिखाया था। हथौड़े का वजन इसी पर अंकित होता है, हमने आपको बता दिया था हथौड़े का वजन कहाँ अंकित होता है तो उसके चीक पर वो अंकित होता है। हथौड़े के शीर्ष तथा यह भाग मृदु को छोड़ दिया जाता है, यानी कि हथौड़े के शीर्ष का यह भाग मृदु छोड़ दिया जाता है, यानी कि हथौड़े के इस भाग को हम हार्डनिंग नहीं करते हैं। अब अगला है हमारा आई होल। हार्डनिंग टेम्परिंग में अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो यह सारी कन्फ्यूजन हीट ट्रीटमेंट में, ऊष्मा उपचार में ख़त्म हो जाएगी। आई होल है, आई होल यानी कि हथौड़े में क्या लगा होता है, हैंडल लगाने के लिए नेत्र छिद्र होता है। इसको इस तरह से आकार दिया जाता है जिससे कि हत्था उसमें दृढ़ता से फिट हो सके। पच्चड़ हथौड़े के नेत्र छिद्र में कस देते हैं, यानी कि वेज की सहायता से आई होल को वो कस दिया जाता है। यह आपका एक फिगर है, इसमें पच्चड़ की सहायता से देखिए यह हथौड़ा है, हथौड़े में यह क्या है, पच्चड़ है, पच्चड़ लगा के क्या करेंगे, इसे फिट कर देंगे। अब आइए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। यह एक फिगर नंबर 4 दिखाया गया है आपको, पोजीशनिंग ऑफ वेज, यानी कि वेज कहाँ लगने के बाद दिखाया गया। हथौड़े पिन का प्रयोग यानी कि बॉल पिन हैमर का उपयोग रिवेटिंग के लिए किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, रिवेटिंग के लिए हम किस प्रकार के हैमर का उपयोग करते हैं, तो रिवेटिंग के लिए हम बॉल पिन हैमर का उपयोग करते हैं। यह एक प्रकार का चित्र दिखाया गया है। अब आगे आइए देखते हैं, क्रॉस पिन हैमर का उपयोग धातु को एक दिशा में फैलाने के लिए किया जाता है, और यह हमारा कौन सा है, धातु को एक दिशा में फैलाया जा रहा है। ये आपका एक फिगर दिखाया गया है। धातु को किस दिशा में फैलाया जा रहा है, एक दिशा में फैलाया जा रहा है, वह किसकी सहायता से, सीधे और स्ट्रेट पिन हैमर की इस सहायता पर कोनों पर कार्य करने के लिए किया जाता है। यह बात भी आप याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए बिल्कुल एक लाइन से देखिए, सबसे पहला रिवेटिंग दिखाया गया है, यह आपका हो गया रिवेटिंग के लिए बॉल पिन हैमर। उसके बाद आपका क्रॉस पिन हैमर की सहायता से क्या दिखाया जा रहा है, धातु को एक दिशा में फैलाया जा रहा है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन। और तीसरा वाला जो है आपका यानी कि स्ट्रेट पिन हैमर का उपयोग कोनों पर कार्य करने के लिए किया जाता है, यहाँ पर दिखाया गया है। बॉल पिन हैमर का इस्तेमाल पार्टी मेटल में छेनी चीजल को चलाने के लिए भी किया जाता है। यह आपका फिगर हो गया, यानी कि बॉल पिन हैमर का इस्तेमाल पार्टी मेटल को, यानी कि दो मेटल हैं उनको अलग अलग करना है चीजल की सहायता से, वह करते हुए यहाँ पर आपको दिखाया गया है। पार्टी मेटल में चीजल चलाने के लिए बॉल पिन हैमर का उपयोग। यह हमारे हैमर थे। हैमर का स्पेसिफिकेशन भी आपकी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हर जगह स्पेसिफिकेशन बहुत ही अहम रोल निभाता है। तो इंजीनियर्स हैमर्स को सदैव उसके भार एवं पिन के आकार से वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि उसका भार क्या है तथा उसके पिन का आकार क्या है, उसी के आधार पर हम इसका वर्णन करते हैं। इसका भार 125 से लेकर 1500 ग्राम तक होता है, यानी कि इसका भार कहाँ से कहाँ तक होता है, 125 से लेकर 1500 ग्राम तक होता है। चिन्हन कार्य हेतु किसी इंजीनियरिंग हथौड़े का भार 250 ग्राम होता है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है मार्किंग हेतु कितने ग्राम हथौड़े का इस्तेमाल किया जाता है, तो मार्किंग हेतु 250 ग्राम हथौड़े का इस्तेमाल हम करते हैं। मशीन शाफ्ट एवं फिटिंग शाफ्ट में साधारण कार्यों में बॉल पिन हथौड़े का भी हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मशीन शाफ्ट और फिटिंग शाफ्ट के साधारण कार्यों के लिए बॉल पिन हथौड़े का हम इस्तेमाल करते हैं। हथौड़ी के इस्तेमाल से पूर्व
हमें क्या करना चाहिए, यानी कि सुरक्षा और सावधानियां संबंधी बात है। हथौड़ी के इस्तेमाल करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि हैंडल ठीक से कसी हुई होनी चाहिए, यानी कि नहीं तो क्या होगा, एक दुर्घटना का कारण बन सकता है। जाप के अनुरूप उचित भार के हथौड़ी का चयन करना चाहिए। हैंडल एवं शीर्ष में दरार के लिए जांच कर लेनी चाहिए। सुनिश्चित करें कि हथौड़े के जो फलक के ऊपर कोई भी तेल या ग्रीस ना लगा हो। अगर तेल या ग्रीस लगा होगा तो फिसलन की एक घटना होगी जो कि एक बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन जाएगी। यह हमने क्या देख लिया, सबसे पहले आपका पंच के बारे में देखा, पंच के बाद हमने हैमर्स के बारे में देखा, यानी कि हथौड़े के बारे में। अब अगला हमारा है बेसिक फिटिंग्स में वी ब्लॉक। क्या है वी ब्लॉक? वी ब्लॉक से बहुत सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में सीधे पूछे जाते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है वी ब्लॉक में सन्निहित कोण। तो वी ब्लॉक में जो सन्निहित कोण होता है 90 डिग्री होता है। वी ब्लॉक कितने ग्रेड में मिलते हैं? वी ब्लॉक 2 ग्रेड में मिलते हैं, ए एंड बी। और वी ब्लॉक कई प्रकार के होते हैं, सिंगल ग्रू वाले होते हैं, डबल ग्रू वाले होते हैं, उनको आगे हम इसी में चर्चा करेंगे। आइए वी ब्लॉक के बारे में देखते हैं। सबसे पहला है कंस्ट्रक्शनल फीचर्स, यानी कि इनकी संरचनात्मक विशेषताएं क्या होती हैं। चिन्हन, मार्किंग एवं मशीन पर कार्य को सेट करने के लिए वी ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। वी ब्लॉक की विशेषताएं फिगर 1 और 2 में प्रदर्शित की गई है। वी ब्लॉक का इंक्लूडेड एंगल सबसे पहला, यानी कि वी का अंततः कोण कितना होता है? इंक्लूडेड एंगल 90 डिग्री होता है सबसे ज़्यादा। यही क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यानी कि वी ब्लॉक का अंततः कोण कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। बीमा, फ्लैटनेस, वर्गाकृत के संबंध में ब्लॉक उच्च परिशुद्धता एवं परिष्कृत वाले होते हैं। अब आइए हम टाइप्स की बात करते हैं, कितने प्रकार के वी ब्लॉक्स होते हैं। BIS के अनुसार, यानी कि भारतीय जो स्टैंडर्डाइजेशन है उसके अनुसार यह 4 किस्म की होती है। कितने किस्म की होती है? 4 किस्म की होती है। सबसे पहला है हमारा सिंगल लेवल सिंगल ग्रू वी ब्लॉक। क्या होगा? सिंगल लेवल सिंगल अल ग्रू होगा। अभी हम चित्र दिखाएंगे तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी क्या सिंगल लेवल है, क्या सिंगल ग्रू है। उसके बाद आपका है सिंगल लेवल डबल ग्रू। क्या है? सिंगल लेवल डबल ग्रू है। अब आइए हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए यह आपका क्या हो गया? लेवल्स हो गए, और ये वाले क्या हो गए? ग्रू हो गए। तो ये आपका क्या हो जाएगा? देखिए ध्यानपूर्वक, सिंगल लेवल सिंगल ग्रू, ये आपका लेवल को बताता है। ग्रू एक ही साइड का गिना जाता है, एक साइड का नहीं गिना जाता है, यानी कि एक साइड में जितने भी होंगे इन्हीं को गिना जाएगा। तो ये आपका हो गया सिंगल लेवल सिंगल ग्रू वी ब्लॉक। यह आपका क्या हो गया? सिंगल लेवल 1 ग्रू 2 ग्रू, तो क्या हो जाएगा? सिंगल लेवल डबल ग्रू वी ब्लॉक। यानी कि चित्र भी परीक्षा में सीधे पूछ लिए जाते हैं, कौन से सिंगल लेवल सिंगल ग्रू हैं, डबल लेवल डबल ग्रू हैं। तो ग्रू में ये एक ही साइड के गिना जाता है, नहीं तो इस तरह गिनेंगे तब सिंगल लेवल और इसमें 4 ग्रू हो जाएंगे, एक ही साइड का आप गिनना है। तो क्या हो गया? सिंगल लेवल डबल ग्रू वी ब्लॉक। यह 2 हो गए। अब आगे आइए देखते हैं डबल लेवल सिंगल ग्रू। अब देखते हैं डबल लेवल सिंगल ग्रू वी ब्लॉक। यह देखिए डबल लेवल, एक लेवल 2 लेवल और 1 ग्रू, तो यह क्या हो गया? डबल लेवल सिंगल ग्रू वी ब्लॉक हो गया। उसके बाद कौन से होते हैं, यानी ध्यान रखिएगा, लेकिन डबल लेवल डबल ग्रू BIS के अनुसार नहीं होता है। 3 आपने देख लिए, सिंगल लेवल सिंगल ग्रू, सिंगल लेवल देखा आपने, सिंगल लेवल सिंगल ग्रू देख लिया, सिंगल लेवल डबल ग्रू देख लिया, डबल लेवल सिंगल ग्रू देख लिया। यहाँ पर देखिए डबल लेवल आपने देखा और सिंगल ग्रू देखा, लेकिन डबल लेवल डबल ग्रू वी ब्लॉक BIS के अनुसार नहीं होते हैं। चौथा जो होता है मैच्ड पेयर वी ब्लॉक होता है। कौन सा होता है? मैच्ड पेयर वी ब्लॉक होता है। इस प्रकार के वी ब्लॉक जोड़े में उपलब्ध होते हैं तथा समान साज के समान परिशुद्धता श्रेणी वाले होते हैं। इन्हें उत्पादनकर्ता द्वारा दी गई संख्या या अक्षर द्वारा पहचाना जाता है। इस ब्लॉक के सेट का इस्तेमाल लंबे शाफ्ट एवं मशीन की मेज एवं चिन्हन मेज पर सहारा देने के लिए किया जाता है। यहाँ पर देखिए चित्र है आपका मैच्ड पेयर वी ब्लॉक का, यानी कि 2 वी ब्लॉक एक ही तरह के होंगे, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी हमारी सिलेंड्रिकल वर्कपीस है, इनको इनकी सहायता से सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, ये हमारा कौन सा हो गया? मैच्ड वाला वी ब्लॉक हो गया। यहाँ पर देखिए एक और फिगर दिखाया गया है, वी ब्लॉक सपोर्टिंग ए शाफ्ट फ्रॉम मार्किंग आउट एंड ड्रिलिंग।
यानी कि यह देखिए दो भी ब्लॉक हो गए, दो भी ब्लॉक को सिलेंड्रिकल वर्कपीस को क्या कर रहा है, होल्ड किया हुआ है, ऊपर से यह क्या लगा हुआ है, यू क्लैंप लगा हुआ है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है भी ब्लॉक के साथ किस क्लैंप का उपयोग करते हैं, तो भी ब्लॉक के साथ हम यू क्लैंप का उपयोग करते हैं। यानी कि भी ब्लॉक के साथ किस क्लैंप का उपयोग करेंगे, यू क्लैंप का उपयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी यू क्लैंप दिखाया गया है, एक भी ब्लॉक है, यू क्लैंप की बॉडी है। अब आइए देखते हैं पदार्थ, ग्रेड एवं पदार्थ। यानी भी ब्लॉक जो होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात ए एंड बी ग्रेड में मिलते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बी हमारा अंग्रेजी का अक्षर है, ए और बी भी अंग्रेजी का अक्षर है। कहाँ कभी आगे बहुत सारे एंगल प्लेट आएंगे जो संख्या में मिलेंगे, इसलिए आपको यहाँ पे याद रखना है भी ब्लॉक अंग्रेजी का अक्षर है तो यह ए और बी ग्रेड में मिलेगा। ये अधिक परिशुद्ध होते हैं तथा 100 mm लंबाई में मिलते हैं। यह उच्च किस्म के इस्पात के बनाए जाते हैं। यानी कि हमारा जो ग्रेड ए वाला भी ब्लॉक है, यानी कि ग्रेड ए वाला भी ब्लॉक है, इससे 3 पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है। यह हाई एक्यूरेसी वाला होता है, यानी कि यह हाई एक्यूरेट होगा, सबसे महत्वपूर्ण बात। दूसरी बात, यह 100 mm की लंबाई में मिलता है। तीसरी बात, यह हाई ग्रेड स्टील का बना होता है। किसका बना होता है, हाई ग्रेड स्टील का बना होता है। 3 बातें याद रखनी है, हाई एक्यूरेसी होती है, 100 mm की लंबाई में मिलता है, और दूसरा होता है हाई ग्रेड स्टील का बना हुआ होगा। और जो बी वाला होता है उसकी एक्यूरेसी जो होती है लो होती है, 300 mm की लंबाई में मिलता है तथा क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाएंगे, क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन के बनाए जाएंगे। यह बात भी आपको याद रखनी है। अब आइए यहाँ पर देखिए, ग्रेड बी वाले के भी ब्लॉक के बारे में दिया गया है। यानी कि जो ग्रेड बी वाला भी ब्लॉक है, यह एक ही तरफ परिशुद्धता वाले नहीं होते हैं, यानी कि इनकी एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, लो एक्यूरेसी हो जाएगी। इनका इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा, साधारण मशीन साफ के कार्यों के लिए किया जाएगा। हमने आपको बता दिया था, यह 300 mm की लंबाई में मिलते हैं और सघन ग्रेड वाली ढलवा लोहे के बनाए जाते हैं। यानी कि क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं, क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। क्लोज्ड हो गया, ग्रेन हो गया, कास्ट आयरन हो गया। क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। अब अगला है भी ब्लॉक के लिए क्लैंपिंग युक्तियां। भी ब्लॉक पर बेलनाकार जाप को मजबूती से पकड़ने के लिए यू क्लैंप लगाए जाते हैं। यह मैंने आपको एक फिगर में भी दिखा दिया था। भी ब्लॉक पर बेलनाकार जाप को मजबूती से पकड़ने के लिए किससे पकड़ेंगे, हम यू क्लैंप की सहायता से पकड़ते हैं। अब देखिए, इसका नाम डिजिग्नेशन किस प्रकार से करेंगे। भी ब्लॉक का मूल साइज, लंबाई, सबसे पहले इसमें लंबाई होती है तथा उसमें पकड़े जाने वाले कार्य का न्यूनतम व अधिकतम व्यास होता है, ग्रेड होता है एवं संगत मानक संख्या द्वारा इसे हम प्रदर्शित करते हैं। अभी इसके उदाहरण के द्वारा अब बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसका उदाहरण क्या दे रहा है, देखिए यहाँ पर भी ब्लॉक 50/5-40 AIS 2949, यानी इसका तात्पर्य हो गया कि एक 50 mm लंबा भी ब्लॉक है जो न्यूनतम 5 mm अधिकतम 40 mm व्यास के वर्कपीस को होल्ड करेगा, जो कि ए ग्रेड का है और इसकी संगत मानक संख्या 2949 है। यह बात आपको याद रखनी है। यही देखिए ऊपर उदाहरण यही बात लिखा हुआ है। एक 50 mm लंबा मूल साइज का भी ब्लॉक है जो 5 से 40 mm व्यास के बीच कार्यखंड को पकड़ सकता है और वह ए ग्रेड का है और उसकी संगत मानक संख्या 2949 है। लेकिन लिखने का तरीका बिल्कुल ही यही होगा। यह बात आप याद रखिएगा, यह बात आपको याद रखनी है। अगर मान लीजिए हम कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं, यानी कि 40 हो गया, यानी कि वह भी ब्लॉक जिसकी लंबाई 40 mm है वह 8 से 50 mm के व्यास के बीच कार्यखंड को पकड़ने के भी समर्थ है और उसकी जो ग्रेड है ए है, संगत मानक संख्या 2949 है। यानी कि लिखने का तरीका बिल्कुल यही होगा। संख्या बदल सकती है, क्या होगी, संख्या बदल सकती है, लेकिन लिखने का तरीका बिल्कुल ही यही होगा। अब यहाँ पर देखिए मिलन वाले जोड़े को किस प्रकार से दर्शाया जाता है। यह भी ब्लॉक 50/5 से 40 AS 2949 बिल्कुल सेम तरीका है। यह सारे तरीकों को दिखाया गया है। इसकी
भाल और रख रखाव हम किस प्रकार से करेंगे, उपयोग से पहले और बाद में क्या करेंगे, साफ कर देंगे। जाप की आवश्यकता के अनुसार भी ब्लॉक का सही साइज का चयन करेंगे। उपयोग के बाद इस पे हल्की सा ऑयल लगा के हम रख देंगे। अब अगला है हमारा पॉइंट मार्किंग ऑफ और मार्किंग ऑफ टेबल। क्या है, मार्किंग ऑफ और मार्किंग ऑफ टेबल देखेंगे, यानी कि मार्किंग करने के लिए हमें मार्किंग टेबल की आवश्यकता तो पड़ेगी ही पड़ेगी। अब है हमारा सबसे पहला पॉइंट मार्किंग ऑफ। मार्किंग ऑफ अथवा लेआउट या संकेत देने के लिए किया जाता है ताकि यह बताया जा सके कि मशीनिंग अथवा फाइलिंग करते हेतु किस स्थान पर कार्य करना है। यानी कि मार्किंग से हमें क्या पता चलेगा, मार्किंग ऑफ से कि हमें कहाँ पर मार्किंग की प्रक्रिया को करना है। अब अगला हमारा पॉइंट लिखा हुआ है विटनेस मार्क। कौन सा मार्क है, यह हमारा विटनेस मार्क है, यानी कि धातु मेटल के सरफेस पर चिन्ह लाइन को पकड़ने के कारण मिट जाने की संभावना रहती है। इससे बचने के लिए चिन्हित लाइन के साथ सुविधाजनक निशान कुछ दूरी पर पंच द्वारा अस्थायी निशान या फिर पंच बना लिया जाता है। पंच चिन्ह मशीनन के अशुद्धि के समय एक सश्रमिक रूप से कार्य करते हैं और इसलिए उन्हें साक्षी निशान के रूप में जाना जाता है। यानी कि विटनेस मार्किंग हम बना देते हैं। विटनेस मार्किंग के बाद हमारा मार्किंग ऑफ टेबल पे ले जाके हम अपना काम कर लेंगे। देखिए एक मार्किंग ऑफ टेबल दिखाया गया है, यहाँ पर भी ब्लॉक बना हुआ है, भी ब्लॉक के ऊपर सिलेंड्रिकल वर्क पीस रखा हुआ है, यहाँ पर एक सरफेस गेज रखा गया है। सरफेस गेज की सहायता से आपकी मार्किंग की जा रही है। आपको यह पूरा चित्र बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। दो फिगर हैं आपके, अब मार्किंग टेबल है। मार्किंग टेबल का आधार सतह के रूप में कार्य करने के लिए किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि जो हमारा मार्किंग ऑफ टेबल है इसका प्रयोग आधार सतह के रूप में कार्य करने के लिए मार्किंग में किया जाता है। यानी कि इससे हमें क्या मिल जाता है, बेस मिल जाता है। इसी के संदर्भ में हमें बाकी सभी काम करने हैं। मार्किंग टेबल एक कठोर बनावट है जिसके ऊपर की सतह अत्यधिक शुद्धता से बनाई जाती है। इसके किनारे ऊपरी सतह के समकोण में होती हैं। मार्किंग ऑफ टेबल कास्ट आयरन, ग्रेनाइट विभिन्न मापों में मिलते हैं। यानी कि याद रखिएगा मार्किंग ऑफ टेबल कास्ट आयरन के भी बने होंगे, ग्रेनाइट के भी बने होंगे तथा यह मापी यंत्रों की सेटिंग को मापने और कोण की समानांतरता जांचने के लिए भी किया जाता है। यानी कि यह मापी यंत्र जो हैं, यानी कि मापने वाले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं कि सेटिंग मापों को मापने तथा कोण की समांतरता जांचने के लिए भी किया जाता है। यानी कि मार्किंग ऑफ टेबल, यानी कि मार्किंग ऑफ टेबल का तात्पर्य हो गया आपका कि जहां जिस सतह पे हम रख कर मार्किंग की प्रक्रिया कर रहे हैं वही हमारा मार्किंग ऑफ टेबल है। इस पे हम मार्किंग का काम रख के कर रहे हैं तो यह हमारा क्या कहलाएगा, मार्किंग ऑफ टेबल कहलाएगा। बिल्कुल शॉर्टकट में यह बात है, आप इस बात को याद रखिएगा। मार्किंग ऑफ टेबल हम इसी को बोलेंगे। अब इसके केयर एंड मेंटेनेंस की बात कर लेते हैं। इसका केयर एंड मेंटेनेंस क्या है, एक मार्किंग टेबल बहुत ही शुद्ध उपकरण है, इसलिए इसे जंग एवं क्षति से बचाना चाहिए। क्या होगा, इस पे जंग नहीं लगना चाहिए, क्षति से नहीं होना चाहिए। मार्किंग टेबल प्रयोग करने के पश्चात उसे नर्म कपड़े से क्या कर देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए। मार्किंग टेबल की सतह जो कि कास्ट आयरन से बनी होती है उस पर तेल की पतली परत से हमें हमेशा उसे बचाव करनी चाहिए, यानी कि उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार हमने क्या देखा, मार्किंग ऑफ के बारे में जाना तथा मार्किंग ऑफ के बाद मार्किंग टेबल के बारे में देखा। मार्किंग टेबल से पहले हमने भी ब्लॉक के ग्रेडों को देखा, यानी कि ए ग्रेड, भी ग्रेड और भी ब्लॉक के टाइप्स को देखा। और भी ब्लॉक से पहले हमने हैमर्स को पढ़ा और हैमर्स के प्रकार को देखा। और उसके बाद हमने हैमर्स के प्रकार से पहले हमने पंच के बारे में देखा था, जिसमें सेंटर पंच और प्रिक पंच था। यह आज का हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट था। इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक होगा वाइज से होगा, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के वाइज देखेंगे, जैसे हमारा बेंच वाइज हो गया, अन्य प्रकार के जो वर्कपीस को बहुत ही मजबूती से होल्ड करता है यानी कि पकड़ता है।